गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले और हमारे नए चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 80%। दूसरी बात, ये चैप्टर हमारा जो सेकेंड ग्रुप दे रखा है उसमें एक सब्जेक्ट दे रखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उस सब्जेक्ट में भी हमें ये चैप्टर पढ़ना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जब आप सीएमए फाइनल ईयर में जाओगे तो भी आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब ये चैप्टर आप बहुत सारी जगह पर पढ़ने वाले हो। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें करना क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और हमें इस चैप्टर में क्या करना है। सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हम बिजनेस में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में कि हम प्लान बनाते हैं और उसके बाद हमारी एक्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अगर मैं कॉस्टिंग की लैंग्वेज में बात करूं तो हम बिजनेस में बजट बनाते हैं। बजट बेसिकली इज पार्ट ऑफ प्लानिंग। हम हर एक चीज का बजट बनाते हैं। बजट बनाने का मतलब होता है एस्टिमेट करना। हम हर चीज को एस्टिमेट करते हैं। हम हर एक एक्सपेंडिचर का, सेल्स का, प्रॉफिट का बजट बनाते हैं। हम सबसे पहले तो ये बजट बनाते हैं कि हमें कितनी सेल्स करनी है। हम उसके बाद ये बजट बनाते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। उसके बाद हम ये बजट बनाते हैं कि कौन कौन से खर्चे लगेंगे, कितने खर्चे लगेंगे। इन सब के बारे में हम एस्टिमेट करते हैं, मतलब बजट बनाते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें एक चैप्टर भी दे रखा है बजटरी कंट्रोल। उसमें बिल्कुल हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे बजट बनाए जाते हैं, ठीक है। बजट बनाने से भी पहले हम बनाते हैं स्टैंडर्ड। बजट बनाने से पहले भी हम क्या बनाते हैं? हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं, समझना। बजट क्या होता है और स्टैंडर्ड क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने बजट बनाया प्रोडक्शन का। हमने प्रोडक्शन का बजट बनाया और हम ये बजट बना रहे हैं मान लो 1 साल के लिए। फॉर 1 ईयर हम प्रोडक्शन का बजट बना रहे हैं कि हमें 1 साल में कितना प्रोडक्शन करना है। हमने प्रोडक्शन का बजट बनाया कि हमें 1 साल में 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। हमने एस्टिमेट किया, हमने बजट बनाया कि हमें 1 साल में 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। बजट बन गया, प्रोडक्शन बजट बन गया। अब हमें ये एस्टिमेट करना है कि इस 10,000 यूनिट को बनाने में हमारे कौन कौन से एक्सपेंडिचर लगेंगे और कितने एक्सपेंडिचर लगेंगे। जैसे सबसे पहले हमने एस्टिमेट किया कि इस 10,000 यूनिट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ये बन गया मटेरियल बजट। क्या बन गया? मटेरियल बजट। 10,000 यूनिट को बनाने के लिए हमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी। अब मटेरियल का बजट बनाना पड़ेगा। मटेरियल का बजट कैसे बनाओगे? इसके लिए हमने कैलकुलेट किया कि 10,000 यूनिट बनानी है और एक यूनिट को बनाने के लिए हमने एस्टिमेट किया कि मुझे 5 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। 10,000 यूनिट बनानी है और एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब है 10,000 यूनिट बनाने के लिए मुझे 50,000 kg रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। मान लो रॉ मटेरियल की जो रेट है हमने एस्टिमेट की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज पर केजी। तो 50,000 kg मटेरियल कंज्यूम होगा और पर केजी हमारी एस्टिमेटेड रेट है 10 रुपीज। इट मीन्स मटेरियल की कॉस्ट 5 लाख रुपीज होगी। ये हमने क्या बनाया? मटेरियल का बजट बनाया। सेम ऐसे ही हमने लेबर का बजट बनाया। लेबर बजट
हमें 10,000 यूनिट बनानी है। मान लेते हैं हमने एस्टिमेट किया कि 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 3 आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब है टोटल 10,000 यूनिट बनाने के लिए मुझे 30,000 आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेबर की रेट हमने एस्टिमेट की 20 रुपीज पर आवर। इसका मतलब है लेबर की कॉस्ट 6 लाख रुपीज होगी। ये हम क्या बना रहे हैं? बजट। इतना प्रोडक्शन होगा, इतनी मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, इतनी लेबर की कॉस्ट लगेगी, है ना? ये सब क्या है? बजट। अच्छा, 10,000 यूनिट हमें बनानी है और 1 यूनिट को बनाने के लिए मुझे 5 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब है मुझे टोटल 50,000 केजी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो मैंने कैलकुलेट किया ना, यहाँ लिखा है जो मैंने, 1 यूनिट बनाने के लिए 5 केजी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। पता है ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है। बिना स्टैंडर्ड के आप बजट नहीं बना सकते। पहले स्टैंडर्ड बनता है। पहले मुझे ये एस्टिमेट करना होता है कि 1 यूनिट बनाने में मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, फिर ही तो मैं पता कर पाऊंगा कि मुझे 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो बजट से भी पहले क्या बनता है? स्टैंडर्ड बनता है। 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 5 केजी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, इट इज स्टैंडर्ड। 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 3 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इट इज स्टैंडर्ड। और मुझे पूरे साल में 30,000 घंटे की जरूरत पड़ेगी, ये बजट है। आप समझे? बजट का मतलब, बजट होता है एक टाइम पीरियड में मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी। और स्टैंडर्ड क्या है? 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 5 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। पूरे साल में मुझे 50,000 केजी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, ये बजट है। मुझे पूरे साल में 30,000 लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये बजट है। समझा? तो बजट है एक टाइम पीरियड में आपको कितना मटेरियल चाहिए, एक टाइम पीरियड में आपको कितनी लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक टाइम पीरियड में आपकी मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी, लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी, एक टाइम पीरियड में फिक्स्ड ओवरहेड कितने होंगे, एक टाइम पीरियड में वेरिएबल ओवरहेड कितने होंगे, एक टाइम पीरियड में प्रोडक्शन कितना होगा, एक टाइम पीरियड में सेल्स कितनी होगी, एक टाइम पीरियड में प्रॉफिट कितना होगा। ये सब बजट है। मगर बजट बिना स्टैंडर्ड के नहीं बन सकता। आपको पहले स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि मुझे 1 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे 1 यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहले स्टैंडर्ड बनेगा, फिर बजट बनेगा, और उसके बाद एक्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट होगी। बजट बन गया। अब बजट तो एस्टिमेट किया हमने 1 साल के लिए, जैसे मान लो एस्टिमेट किया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बजट हमेशा 1 साल का ही बनता है। बजट 1 महीने का भी बन सकता है, 1 क्वार्टर का भी बन सकता है, एक मतलब हाफ ईयर का भी बन सकता है, 1 वीक का भी बजट बन सकता है। तो बजट बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है। पहले स्टैंडर्ड बनता है, फिर बजट बनता है। करेक्ट? तो आप स्टैंडर्ड ये समझ गए कि स्टैंडर्ड क्या होता है। जैसे मान लो मैंने स्टैंडर्ड बनाया कि कॉस्टिंग के क्वेश्चन 1 घंटे में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 1 घंटे में कॉस्टिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड, कि 1 घंटे में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब मान लो आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, तो 10 घंटे में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है? ये बजट हो गया, एक दिन का बजट। मगर बजट बनाने के लिए पहले स्टैंडर्ड का बनना जरूरी है। स्टैंडर्ड के बिना आप बजट नहीं बना सकते, है ना? इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको। स्टैंडर्ड और बजट का थोड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा। जैसे मान लो मैं जब पढ़ता था, मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था, सीए सीएमए की पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे मतलब हर थोड़ी देर में चाय की ज़रूरत पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी चाय पी ली जाए तो थोड़ा और फ्रेश हो जाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो मेरे घर वाले इस बात से
थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि मैं हर थोड़ी देर में उनको कहता कि मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय पीनी है। अच्छा, चाय भी मैं पीता था तो आधे से भी कम कप, है ना। तो इतनी इतनी छोटी, मतलब इतनी कम क्वांटिटी में चाय बनाना घर वालों के लिए भी दिक्कत वाली बात थी, और दिन में 9-10 बार बनाना हो तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात है। तो एक बार मेरी मदर ने कहा कि ऐसा कर, तू आ जा किचन में, आ जा और मैं तुझे चाय बनाना सिखा देती हूँ। ये हर बार, ये दिन में बार 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 चाय बना दो, चाय बना दो, पॉसिबल नहीं है। तो एक काम कर, तू आ जा और तुझे मैं चाय बनाना सिखा देती हूँ, तू खुद ही चाय बना लिया कर। मैंने कहा अब क्या करें, चाय तो पीनी अगर है तो, घर वालों ने तो विद्रोह कर ही दिया, अब वो तो चाय नहीं बनाएंगे, तो मैं ही चाय बना लेता हूँ। ठीक है, सीख लेते हैं। मैंने कहा चलिए सिखा दीजिए। तो उन्होंने मुझे चाय बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता है, कितना लगता है, वो पूरा बताया। अच्छा, चाय बनाने की प्रोसेस एक अलग बात हो गई कि पहले पानी गर्म करना है, फिर उसमें मसाले डालने हैं, और फिर दूध और चीनी, ये सब तो चलो एक प्रोसेस वाली बात हो गई। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर तुझे 1 कप चाय बनानी है, 1 कप चाय अगर तुझे बनानी है, तो उसमें क्या क्या मटेरियल कितना लगेगा। एक तो पानी, पानी लगेगा आधा कप, आधा कप पानी, मिल्क और आधा कप मिल्क। उसके बाद में शुगर 1 स्पून, 1 स्पून शुगर, टी लीव्स, चाय की पत्ती, वो भी 1 स्पून। वो जो हमारे यहाँ पे चाय और चीनी का जो डिब्बा था उसमें ऑलरेडी 1 स्पून था, छोटा, जैसे चाय की पत्ती के लिए छोटा स्पून था, शुगर के लिए उससे थोड़ा बड़ा स्पून था, तो वो उसमें ऑलरेडी था, है ना। तो चाय की पत्ती में 1 स्पून, शुगर में 1 स्पून, है ना। और उसके बाद में था मसाला। हमारे यहाँ पे चाय का कोई मसाला था, पता नहीं क्या मिक्स किया हुआ था, भगवान जाने। चाय का मसाला, वो चाय का जो मसाला था वो था ½ स्पून। स्पून उसमें बहुत छोटा स्पून था, आप ऐसा मत समझ लेना कि वो बड़ा वाला स्पून मसाला, आधा स्पून वो बड़ा वाला चम्मच, नहीं, छोटा चम्मच था, बहुत छोटा चम्मच था, मसाले वाले में बहुत छोटा चम्मच था, उसको आधा डालना है। ठीक है, तो क्या क्या मटेरियल लगेगा ये मैंने सीख लिया। एक बार चाय भी बना ली, चाय भी ठीक बनी। अच्छा, उन्होंने बता दिया पहले पानी, फिर उसके बाद ये करना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर छान लो, खत्म। ठीक है, ओके। ये मटेरियल 1 कप चाय के लिए चाहिए, ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पर कुछ गेस्ट है, और घर पे कोई था नहीं, मैं ही था, एज ए स्टूडेंट बस घर पे पढ़ रहे थे, और क्या काम, घर वाले बाहर भी नहीं जाने देते थे कि बस तू पढ़ता रहे। तो मैं ही था घर पे, बाकी सारे जने बाहर गए हुए थे। तो कुछ गेस्ट आ गए, करीबन 5 लोग थे। उन्होंने कहा यार चाय बना के पिला दे। अब मैं उनको मना भी नहीं कर पाया कि मुझे चाय बनानी नहीं आती, वैसे तो मुझे आती है, मगर मैंने कहा कि टाल देते हैं, कह देते हैं चाय बनानी नहीं आती। बट कुछ वो ऐसे रिलेटिव थे जिनको मैं मना नहीं कर पाया, मैंने कहा चलो यार बना देते हैं, ठीक है। तो 5 कप चाय बनानी थी। क्या 5 कप चाय में कितना मटेरियल लगेगा ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि मुझे 1 कप चाय बनाने का मटेरियल पता था, तो क्या करना, इंटू 5 ही तो करना है। अगर मुझे 5 कप चाय बनानी है तो मैं बिल्कुल मटेरियल की कैलकुलेशन कर सकता हूं। जैसे पानी, वाटर, 1 कप चाय में ½ कप, तो 5 कप चाय में 2.5 कप। 1 कप चाय में आधा कप मिल्क, तो 5 कप में 2.5 कप। यह हो गए 5 स्पून, 5 स्पून, ये भी हो गए 5 स्पून, और ये हो गए 2.5 स्पून। ये 5 कप चाय का मटेरियल कितना लगेगा ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लो 10 गेस्ट आते और 10 कप चाय बनानी होती तो क्या मैं मटेरियल कैलकुलेट कर सकता था? कर सकता था। मतलब अगर मुझे 1 कप चाय का पता है तो मैं 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 कप किसी का भी मटेरियल पता कर सकता हूँ, राइट ना। मगर उसके लिए पहले 1 कप चाय का तो पता हो, करेक्ट ना।
सेम यहाँ पर भी पता है, ये जो 1 कप चाय का मेरी मदर ने जो मुझे मटेरियल की रिक्वायरमेंट बताई, पता है ये क्या है? स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है। उन्होंने 1 कप चाय के बारे में बता दिया। अब मैं उसको 5 पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 10 पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 50 पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 100 पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट ना? तो ये जो 1 कप चाय का मटेरियल मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों ने चाय नहीं सीखी हुई है तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है? पता नहीं कैसी बनेगी बट चाय बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको 1 कप चाय बनानी है, अगर मैंने उसका स्टैंडर्ड सीख लिया, मतलब उसकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट सीख ली, तो मैं अब उसको कितनी भी कप चाय पर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड है। और ये है बजट, मतलब 5 पे करो कन्वर्ट, या 10 पे करो, या 20 पे करो, या 40 पे करो, या 50 पे करो, वो बजट है, राइट? समझ गए ना? तो ऐसा ही बिजनेस में होता है। बिजनेस में मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो पहले स्टैंडर्ड बनाती है कि 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, हमें कितनी लेबर आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने खर्चे लगेंगे, वेरिएबल ओवरहेड कितने लगेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की, इन सब के बारे में हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड बनता है। अब देखो पूरा सीरियल वाइज सुनना है ना, आपको पता चलेगा कि हम करने वाले क्या है। जैसे मान लो 2024 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 ये ईयर स्टार्ट होने वाला है। 1 जनवरी 2024 मान लो आज है 28 दिसंबर 2023, 28 दिसंबर 2023 है ना। अभी 1 जनवरी 2024 वाला ईयर स्टार्ट नहीं हुआ है, आज 28 दिसंबर 2023 है। हमने क्या किया, 28 दिसंबर 2023 को स्टैंडर्ड बनाया कि 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल हमें चाहिए 5 kg। 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 2 आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। 1 यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल ओवरहेड इतने लगेंगे, 1 यूनिट बनाने के लिए फिक्स्ड ओवरहेड इतने लगेंगे, 1 यूनिट बनाने के लिए ये सेलिंग प्राइस होगी। मतलब हम क्या बना रहे, स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर हमने 1 जनवरी 2024 से पहले हमने बनाया बजट, मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल डेट जो स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2024 उससे पहले, स्टैंडर्ड के बाद और 1 जनवरी 2024 से पहले हमने बनाया बजट। हमने बजट बनाया कि हमें पूरे 1 साल में कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी लेबर आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे, कितने फिक्स्ड ओवरहेड लगेंगे, क्या सेल्स होगी, कितना प्रॉफिट होगा। इन सब को हमने क्या किया, एस्टिमेट, मतलब हमने क्या बनाया, बजट बनाया। अब 1 जनवरी 2024 से ईयर स्टार्ट हो गया और कब एंड हुआ, 31 दिसंबर 2024 को। अब हमने जैसा जैसा बजट बनाया था, क्या आपको लगता है एक्चुअल भी बराबर वैसा का वैसा ही होगा? हमने बजट बनाया था कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे और हमने एक्चुअल में भी जब ईयर एंड हुआ तो पता चला बराबर 10,000 यूनिट ही बनाई। हमने एस्टिमेट किया था कि 10,000 यूनिट को बनाने के लिए हमें 50,000 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कितना मटेरियल लगेगा, और एक्चुअल में भी बराबर 50,000 kg मटेरियल लगेगा। जितना हम बजट बनाते हैं, मतलब हम जितना एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअल बराबर वैसे ही हो जरूरी नहीं। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि बहुत रेयर है कि हमने जैसा सोचा एक्चुअल एग्जैक्टली वैसा ही है। हमने जैसा बजट बनाया, हमने जैसा स्टैंडर्ड बनाया, एक्चुअल सेम टू सेम वैसा ही है। ऐसा बहुत रेयर है, बहुत रेयर। जनरली हम जैसा एस्टिमेट करते हैं एक्चुअल थोड़ा सा उससे अलग हो ही जाता है। खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। जैसे हमने सोचा था कि 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमें 50,000 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है मटेरियल एग्जैक्टली 50,000 kg लगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग गया, 52,000 kg लग गया, हो सकता है थोड़ा कम लगा, 49,000 kg लगा।
ऐसा चांसेस ज़्यादा है कि जितना सोचा बराबर वैसा नहीं है, इसके चांसेस ज़्यादा है। तो हम जितना मटेरियल सोचते हैं, हम जितना लेबर सोचते हैं, हम जितना फिक्स्ड ओवरहेड सोचते हैं, हम जितना वेरिएबल ओवरहेड सोचते हैं, हम जितनी सेल सोचते हैं, हम जितना प्रॉफिट सोचते हैं, जितना सोचा बराबर वैसा ही होता है, ऐसा बहुत बहुत रेयर है। जनरली बजट में और एक्चुअल में, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में जनरली डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस कितना है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। हमने जो एस्टिमेट किया और जो एक्चुअल है, हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके ये पता करते हैं कि कितना डिफरेंस है और ये डिफरेंस क्यों है, उसका एनालिसिस करते हैं कि इतना रुपए का डिफरेंस है। जैसे मान लो स्टैंडर्ड में एज पर स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट 5 लाख रुपए होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल की 5,20,000 है, 20,000 रुपए का डिफरेंस है। ये 20,000 का डिफरेंस है, क्यों है, किस वजह से, उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है। ये जो डिफरेंस है जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया कि एज पर स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट 5 लाख होनी चाहिए, एज पर एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट 5,20,000 है, ये जो 20,000 का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कॉस्टिंग की लैंग्वेज में वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएंस। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। एज पर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था और एक्चुअल में क्या है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? वेरिएंस होता है। क्या होता है? वेरिएंस। ये जो चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का मैं एक और नाम दे सकता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का मैं एक और नाम दे सकता हूं, इट इज वेरिएंस एनालिसिस टेक्निक। ये एक टेक्निक है जिसमें हम वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं और वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं। मतलब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करने वाले हैं। एज पर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और एक्चुअल में क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने रुपए का डिफरेंस है और ये डिफरेंस क्यों है, उसका पूरा एनालिसिस करना इज वेरिएंस एनालिसिस टेक्निक, या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, या फिर ये कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल, क्या सोचा और क्या हो गया, है ना। तो डिफरेंस, वेरिएंस, ये जो वेरिएंस है मतलब डिफरेंस, हमने वेरिएंस को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब मटेरियल कॉस्ट क्या लगनी चाहिए थी और क्या लगी है, खर्चा कितना होना चाहिए था मटेरियल का और कितना खर्चा लगा है, ये हम किस में कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वेरिएंस होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर की कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए और कितनी लगी है। तीसरा वेरिएंस होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कितने लगने चाहिए और कितने लगे हैं। चौथा वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगने चाहिए थे और कितने लगे हैं, इट इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। पांचवा वेरिएंस सेल्स का वेरिएंस, सेल्स कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई है, सेल्स वेरिएंस। और लास्ट प्रॉफिट का वेरिएंस, प्रॉफिट कितना होना चाहिए था और कितना प्रॉफिट हुआ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। टोटल 6 वेरिएंस होते हैं। मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस, मतलब वेरिएंस मतलब डिफरेंस, क्या हमने एस्टिमेट किया और कितना खर्चा लगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज वेरिएंस।
तो टोटल 6 वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस और प्रॉफिट वेरिएंस। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सीएमए इंटर के फर्स्ट ग्रुप में हमारे जो सब्जेक्ट दे रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें केवल और केवल 2 वेरिएंस ही हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस। 2 वेरिएंस ही हमारे कोर्स में। जब आप सेकंड ग्रुप में पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें भी ये चैप्टर दे रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये जितने भी वेरिएंस है 6 सारे कोर्स में। तो फर्स्ट ग्रुप में केवल और केवल 2 वेरिएंस ही दे रखे हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस। करेक्ट, इजी है। ये जो बाकी के रिमेनिंग वेरिएंस है ये हमारे सिलेबस में कवर नहीं होते, अभी नहीं होते, फर्स्ट ग्रुप में कवर नहीं होते। मगर जब आप सेकंड ग्रुप में सारे ही है, मटेरियल भी वापस से दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी आपको वापस पढ़ना है सेकंड ग्रुप में, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी पढ़ना है, और बाकी के जो वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स, प्रॉफिट, ये तो पढ़ने हैं अपन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सबसे पहले आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 2 वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। एज पर स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट क्या लगनी चाहिए और एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट क्या लगी है, उन दोनों का डिफरेंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। बिल्कुल आप बहुत ध्यान से समझना। मान लो एक कंपनी ने अपना स्टैंडर्ड बनाया मटेरियल का। अभी हम केवल मटेरियल के बारे में ही बात करेंगे, लेबर के बारे में बात नहीं करेंगे या दूसरे और किसी भी एक्सपेंडिचर के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे केवल और केवल मटेरियल कॉस्ट के बारे में। ठीक है, एक कंपनी ने अपना स्टैंडर्ड बनाया। मैंने आपको बताया था कि पहले स्टैंडर्ड बनता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड बनता है। एक कंपनी ने स्टैंडर्ड बनाया कि 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए, 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें 5 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बनता है सबसे पहले, एक्चुअल से भी पहले, बजट से भी पहले स्टैंडर्ड बनता है। 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें 5 किलो रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। मटेरियल की रेट 20 रुपीज पर केजी होगी एस्टिमेटेड, और मटेरियल की कॉस्ट 5 kg मटेरियल पर केजी 20 रुपीज, तो मटेरियल की कॉस्ट होगी 100 रुपये। मतलब 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट लगनी चाहिए 100 रुपये। इट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, अब एक्चुअल, बीच में से बजट हटा दो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किसको कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। बीच में से बजट को हटा दो। एक्चुअल, मान लेते हैं एक्चुअल आउटपुट हमारा बना 1000 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना बना? 1000 यूनिट एक्चुअल आउटपुट की बनी। ठीक, अब एक्चुअल में मटेरियल हमने कंज्यूम किया 5500 kg। 1000 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमने मटेरियल एक्चुअल कंज्यूम किया 5500 kg। मटेरियल की रेट एक्चुअल लगी 22, तो 5500 मल्टीप्लाई बाय 22, मटेरियल की कॉस्ट 1,21,000 रुपीज। ये एक्चुअल है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा कि हमें स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को कंपेयर करना है और क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएंस, मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, मगर यहां पर एक दिक्कत है। ये जो आपने स्टैंडर्ड बनाया ऊपर मटेरियल का, ये जो स्टैंडर्ड बनाया है कि 5 kg मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, 20 रुपये रेट होगी, 100 रुपये कॉस्ट आएगी, ये आपने स्टैंडर्ड बनाया है
एक यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए, एक यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए। और ये जो एक्चुअल में क्वांटिटी कंज्यूम कर रखी है, रेट और अमाउंट जो लगा हुआ है, वो 1000 यूनिट को बनाने के लिए दे रखा है। तो कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? एक मटेरियल दे रखा है 1 यूनिट बनाने के लिए, और एक मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 1000 यूनिट बनाने के लिए। तो कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? कंपैरिजन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड को एक्चुअल आउटपुट के बराबर लाना पड़ेगा। मतलब कैसे बराबर लाने का मतलब क्या हुआ? यहां पर हमें दे रखा है, जो स्टैंडर्ड दे रखा है वो 1 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए दे रखा है, जबकि एक्चुअल में आउटपुट कितना हुआ? 1000 यूनिट। तो हम स्टैंडर्ड को करते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड, और ये रिवाइज स्टैंडर्ड हम बनाएंगे 1000 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए। 1000 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा, और 1000 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए, फिर कंपेयर करेंगे। ऐसे कैसे कंपेयर करें? वो स्टैंडर्ड तो 1 यूनिट के लिए दिया हुआ है, और एक्चुअल में जो दिया हुआ है वो 1000 यूनिट पे दिया हुआ है, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो कंपेयर करने के लिए दोनों का आउटपुट सेम होना चाहिए। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1000। तो हम स्टैंडर्ड को भी अब 1000 के हिसाब से बनाते हैं कि अगर 1000 यूनिट आउटपुट की बनानी हो तो कितना मटेरियल लगना चाहिए और मटेरियल की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। हम इसको 1000 यूनिट पर रिवाइज करेंगे। इसको क्या कहते हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड। हमने क्या बजट बनाया था? हमने क्या स्टैंडर्ड बनाया था? 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 5 किलो रॉ मेटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें 5 किलो रॉ मेटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1000 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें 5000 किलो रॉ मेटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे होगा। 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें 5 किलो रॉ मेटेरियल की अगर जरूरत पड़ती है एज पर स्टैंडर्ड, तो 1000 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें 5000 किलो रॉ मेटेरियल रिक्वायरमेंट होगी। मटेरियल की रेट एज पर स्टैंडर्ड 20 रुपए, तो मटेरियल की कॉस्ट होनी चाहिए 1 लाख रुपए। मतलब 1000 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट लगनी चाहिए 1 लाख रुपए, जबकि एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट लगी कितनी? 1,21,000। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो एक्चुअल है ये हमारा हो गया एक्चुअल, ये हमारा हो गया एक्चुअल, ठीक है, और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड। उसको, वो वाला जो स्टैंडर्ड है इसको आप भूल जाओ। ये वाला जो आपने ऊपर स्टैंडर्ड बनाया आप उसको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अब ये रिवाइज हो चुका है। मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि 1000 यूनिट बनाने में ये मटेरियल लगा है, और 1000 यूनिट बनाने में ये होना चाहिए था। अगर आपको 1000 यूनिट बनानी है तो ये होना चाहिए था, और 1000 यूनिट बनाने में ये आपके एक्चुअल हुआ है। अब कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करके निकालेंगे वेरिएंस, मतलब डिफरेंस। पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत इजी। देखो, 1000 यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगना चाहिए था? 1 लाख रुपए। अगर आपको 1000 यूनिट बनानी है तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट लगनी चाहिए 1 लाख रुपए, और 1000 यूनिट बनाने में मटेरियल की कॉस्ट लगी कितनी है? 1,21,000, 121। तो कितना डिफरेंस आया? 21,000 रुपीज का डिफरेंस आ गया। अच्छा, ये मतलब 21,000 पता है क्या हो गया? वेरिएंस। 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, जबकि कॉस्ट लगी है 1,21,000, 1,21,000। 21,000 इज द डिफरेंस। 21,000 रुपए का क्या गया? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब वेरिएंस। 21,000 इज वेरिएंस। वेरिएंस दो तरह के होते हैं, एक होता है एडवर्स, एक होता है फेवरेबल। एक होता है एडवर्स, एक होता है फेवरेबल। एडवर्स का मतलब है कि जो गलत, मतलब खराब है, और फेवरेबल का मतलब है जो फायदे वाली बात है।
नुकसान वाली बात एडवर्स और फायदे वाला फेवरेबल। खर्चा लगना चाहिए था 1 लाख रुपए, लगा है 121, तो ये फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। 1000 यूनिट बनाने में खर्चा लगना चाहिए 1 लाख रुपए, जबकि खर्चा लगा है 1,21,000 रुपए। तो 21,000 रुपीज इज वेरियंस एंड इट इज एडवर्स वेरियंस। ये वेरियंस कौन सा हो गया? एडवर्स, मतलब नुकसान वाली बात हो गई। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। कितना खर्चा लगना चाहिए था? 1 लाख रुपए का खर्चा लगना चाहिए था, जबकि खर्चा लगा कितना है? 1,21,000। ये माइनस में आ गया, माइनस में आ गया 21,000। मगर हम इसको माइनस में नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 21,000 और आगे ब्रैकेट में लिखेंगे ए। ए का मतलब है एडवर्स। माइनस आने का मतलब आप इसको माइनस में नहीं लिखना है, माइनस आने का मतलब ये एडवर्स है। एडवर्स है तो आप इसको क्या करोगे? आगे ब्रैकेट में लिखोगे ए। अगर ये फेवरेबल होता तो हम आगे ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? एफ। प्लस माइनस नहीं लिखना है। अगर नेगेटिव है मतलब एडवर्स है तो आप ब्रैकेट में आगे क्या लिखोगे? ए। अगर फेवरेबल है तो हम आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एफ, फेवरेबल। समझ गए? तो इस तरीके से हमें वेरिएंस की कैलकुलेशन करनी होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। जैसे मान लो एक कंपनी ने, अच्छा स्टैंडर्ड जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 यूनिट पे ही बना हुआ हो। आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टैंडर्ड दे रखा होगा वो 1 यूनिट बनाने के लिए दे रखा हो सकता है 100 यूनिट बनाने के लिए दे रखा हो, 50 यूनिट बनाने के लिए दे रखा हो, 500 यूनिट बनाने के लिए दे रखा हो, है ना। मान लो एक कंपनी का स्टैंडर्ड दे रखा है 100 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए, 100 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी 200 किलो, 200 किलो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। मटेरियल की रेट 4 रुपये पर केजी, तो मटेरियल की कॉस्ट लगेगी 800 रुपये। अब एक्चुअल आउटपुट बना 500 यूनिट। कितना बना? 500 यूनिट आउटपुट बना एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम, मतलब एक्चुअल मटेरियल जो हमने यूज किया 500 यूनिट बनाने के लिए, वो मटेरियल है 1200 केजी, 1200 किलो लगा। रेट लगी 3.5, 1200 इंटू 3.5, मटेरियल की कॉस्ट 4200। अब स्टैंडर्ड जो दे रखा है वो 100 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए दे रखा है, जबकि एक्चुअल जो दे रखा है वो 500 यूनिट बनाने के लिए दे रखा है। तो हम स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना स्टैंडर्ड ही रिवाइज होता है, एक्चुअल को रिवाइज मत कर देना। और इसको 500 यूनिट बनाने के लिए रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट तो 500 यूनिट बनी है। तो हम एक्चुअल आउटपुट पर स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे कि अगर मुझे 500 यूनिट बनानी है तो मटेरियल कितना लगेगा। 100 यूनिट बनाने के लिए 200 किलो, 100 यूनिट बनाने के लिए 200 किलो, तो 500 यूनिट बनाने के लिए 500 इंटू, मतलब 100 यूनिट बनाने के लिए अगर मुझे 200 किलो मटेरियल चाहिए तो 500 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए? तो कैसे करेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500। 100 यूनिट बनाने के लिए 200 किलो चाहिए, तो 500 यूनिट बनाने के लिए 200 चाहिए, 100 बनाने के लिए, तो 500 बनाने के लिए मुझे चाहिए 1000 किलो मटेरियल। मटेरियल की रेट एज पर स्टैंडर्ड 4 रुपए और कॉस्ट आ गई 4000। तो मटेरियल वेरिएंस कितना हो गया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस शॉर्ट में लिखा है। फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये भी मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट एज पर मटेरियल, एज पर स्टैंडर्ड 500 यूनिट बनाने की मटेरियल की कॉस्ट लगनी चाहिए 4000, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लगी है? 4200। 200 रुपीज एडवर्स, 200 रुपये क्या हो गया? एडवर्स। समझा? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कितना खर्चा लगना चाहिए था और कितना लगा है, हम इसको क्या कहते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं।
अभी तक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ख़त्म नहीं हुआ है और अभी तक बहुत है। तो मगर आज हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया इस चैप्टर को और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में थोड़ी सी हमने बात की। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब इसके आगे जो पढ़ेंगे वो और अभी तक लंबा चलेगा, इसलिए आज इसको यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।